सिनेरियो जो है ना, हाँ, वो जो सिनेरियो मैंने सुबह जी भेजा सर। था ना, वो आप डिस्कस कर लो, TURP इन ओल्ड एज। ओल्ड तो एज। इसमें जी क्या सर। क्या कंसर्न्स होते हैं? ठीक। अ, अच्छा सर, इसमें सबसे पहले दो कंसर्न्स हैं, एक तो ओल्ड एज के कंसर्न्स हैं और दूसरा टीयूआरपी के अपने कंसर्न्स हैं। जो ओल्ड एज के कंसर्न्स हैं वो अलग से आते हैं कि इन ओल्ड एज जो होगी वो लीवर फंक्शन, रीनल फंक्शन जो है वो जो होगा डिसफंक्शन होगा लीवर, और उसके अलावा कार्डिक जो है उसमें कार्डिक फंक्शन जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ होता है, बीटा एक्टिविटी उतनी नहीं होती। उसके अलावा आईवी एक्सेस जो होती है, वेन्स फ्रेजाइल होती हैं, वो डिफिकल्ट हो सकती है, दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ये हो सकता है। उसके अलावा इनके जॉइंट और जो लिगामेंट्स होते हैं वो लैक्स होते हैं, तो उनमें केयर करनी पड़ती है पोजिशनिंग के दौरान। और उसके अलावा सर जो टीयूआरपी के कंसर्न्स हैं उसमें साइज ऑफ प्रोस्टेट मैटर करता है कि सर्जन कितना टाइम लेगा। उसके अलावा इसमें जो अगर हम एनेस्थीसिया का हमारा क्या प्लान है वो मैटर करता है कि अगर हम रीजनल की तरफ जाते हैं तो फ्लूइड ओवरलोड और हाइपोस्मोलैरिटी वगैरह को पिक करना आसान हो जाएगा, जीए में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। उसके अलावा सर इसमें यह है कि जो अ, उसका रिस्क हो सकता है, अगर ट्यूमर बड़ा है तो ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है, टीयूआरपी सिंड्रोम का रिस्क हो सकता है। उसके अलावा सर इसमें अब ये डिपेंड करता है कि हम उसमें अगर इसमें ब्लैडर को इन्वॉल्व किया है तो उसमें ऑब्चुलेटर नर्व स्पेयरिंग का मसला हो सकता है रीजनल के अंदर, अगर हम स्पाइनल में करवा रहे हैं तो। उसके अलावा सर इसमें पोजीशनिंग होती है, पोजीशनिंग का इशू है कि हम इसमें लैथोटमी पोजीशन बनाते हैं तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि एफआरसी कम हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी थोड़ा सा मसला हो सकता है। उसके अलावा इसमें जो कार्डियोवास्कुलर जो होगा वो ब्लड प्रेशर जो होगा वो, अगर पेशेंट पहले से हाइपरटेंसिव है तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उसकी लैथोटमी पोजीशन की वजह से। और हम्म। इसके अलावा हमने जो फ्लूइड मेंटेनेंस और फ्लूइड का बड़ा मेटिकुलस ख्याल रखना है, और हाइट ऑफ फ्लूइड का, टाइप ऑफ फ्लूइड का, और वक्तन फक्तन जो है हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजीज, फ्लूइड इनटेक आउटपुट, और जो वो है ब्लीडिंग है उसका ख्याल रखना है। और अगर जीए दिया हुआ है तो सर अब रिवर्स करते हुए जो है, रिवर्स करने से पहले एबीजी करवा के सारे इसके इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस फंक्शन वगैरह देख लेना है, एचपी देख लेना है, और उसके बाद फुली वेक एक्सटूबेट करना है। अच्छा देखो उमर, अब आपने इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं, एक से लफ्ज बोलेंगे जो आपने बिल्कुल गलत बोले। मुझे बताओ, ओल्ड एज में लैक्स होता है, लिगामेंट्स, या फाइब्रोज होते हैं? सर वो फाइब्रोज होते हैं जी सर। आपने लैक्स बोला, ठीक है। दूसरी बात आपने बोला ओल्ड एज जी में सर। लिवर डिसफंक्शन होता है। वो लिवर डिसफंक्शन तो नहीं होता ना, आप ये कहें कि फंक्शन फिजियोलॉजिकल चेंज हो रिड्यूस हो जाती है, सकता है। तो वो उसको जी डिसफंक्शन सर। नहीं कहते। मतलब बेसिकली जी सर। जी। रिजर्व कम हो जाता है, ठीक है। तो रिजर्व कम इसके हो जाता लिए जुमला आप ये बोलें, ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल एनाटॉमिकल कंसिडरेशन इन ओल्ड एज with reference to reflexes, autonomic reflexes with reference to GFR, so clearance will be delayed, ठीक है। GFR कम हो जाता है है। ना, और FRC कम जी सर। होती है ओल्ड एज में। सर पोजीशनिंग की वजह से बोला है, अच्छा अच्छा, ले बार वो उसकी लाइथोटमी रेस्पिरेटरी लाइथोटमी। चेंज क्या होती है? FRC वैसे कम होती है या नहीं ये? सर इसमें वो बढ़ जाता है ना, क्लोजिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, बेसिकली क्लोजिंग वॉल्यूम और क्लोजिंग हाँ, कैपेसिटी बढ़ जाते हैं ओल्ड एज के अंदर। क्लोजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया होने का खतरा होता है, ठीक है। जी सर। जी सर। और उसके बाद डिफिकल्ट आईवी लाइन होती है, डिफिकल्ट एयरवे मैनेजमेंट होती है, इडेंचुलस होते हैं, वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये सारी बातों को जी आप सर। उसको एक लिस्ट में एनलिस्ट कर लें। दूसरे, आपने TURP के बारे में बात की है आपने। उसके अंदर TURP के अंदर क्या क्या होती है, आपने एंटीबायोटिक्स का जिक्र नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर ठीक है सर। सेप्सिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है आपने सर। नेचर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, कौन सा फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में बात करो, ठीक है। उसके ठीक है बाद सर। आप फैक्टर्स को टेबुलेट करो कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड बढ़ाएंगे, ठीक है। जी सर। एब्जॉर्प्शन ऑफ उसमें फ्लूइड सर बताएंगे। हाइट ऑफ फ्लूइड है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड है, ड्यूरेशन। नंबर ऑफ ओपन, जी सर, नंबर ऑफ ओपन वेनिस सिनोसाइड है, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी है, सर्जिकल एक्सपर्टी है, कितनी जल्दी वो सर्जरी खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा सर जो वो है, इसके अलावा सर इसमें होता है टाइप ऑफ फ्लूइड आप कौन सा यूज कर रहे हैं, उसका ऑस्मोलैरिटी के ऊपर इफेक्ट आएगा।
और हम्म। मेन में तो सर यही है, चार अच्छा, पांच। इसके अंदर वो आप क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करो ना जो मैंने भेजे थे। उसमें एक पॉइंट मैंने ये पूछा था कि कौन सी कंडीशन में ये आमतौर पे इलेक्टिव होता है, लेकिन कौन सी कंडीशन जी होती सर। है जिसमें ये इमरजेंसी हो जाता है। सर अगर उसने कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है। कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कर लिए तो फिर उसमें आपको बेहतर है, आपको करना पड़ेगा, या आप सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। और दूसरे इसके अंदर क्या इसके अंदर कुछ कंडीशन में हाइड्रोनस ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो जाती है ना, तो क्या इनके जी अंदर सर। हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप नहीं हो जाता। जी सर बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है लिथोटमी में आपने कोई जॉइंट्स की डिसलोकेशन या लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, या जब लिथोटमी करते हैं तो उस टाइम के पे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं उनका आपने जिक्र नहीं किया। आपने सिर्फ एक जुमला बोला है कि एफआरसी कम हो जाती है, हालांकि एफआरसी जी सर। लिथोटमी से ज्यादा तो ट्रेंडलनबर्ग से कम होती है, जी सर। लिथोटमी से भी कम होती है। फिर उसके बाद तो मतलब लाइक ये कि कोई भी पोजीशन है ना तो उसकी परफॉर्म, जो उसकी क्रिएशन और उसका रिवर्सल, जी सर। क्रिएशन और रिवर्सल, ठीक है ना, जी सर। दोनों दोनों चीजें वो जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। और उसके बाद आपने बोला कि ऑब्चुरेटर नर्व स्पेयरिंग हो जाती है। ये ऑब्चुरेटर नर्व जी सर। स्पेयरिंग कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है मतलब सर। लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑब्चुरेटर नर्व स्पेयरिंग के बजाय आप अच्छा पहला ऑब्चुरेटर इसी में इन्वॉल्वमेंट। हाँ वो आमतौर पे होता है कि लेटरल वॉल ऑफ ब्लैडर की अगर स्टिमुलेशन हो, स्पेशली डिस्टेंशन की वजह से, या अगर ब्लैडर का ट्यूमर हो। ठीक है। जी जी, ब्लैडर TURBT। जी सर। जी ब्लैडर सर। का ट्यूमर हो जिसमें TURBT करते हैं, ये उसके अंदर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। फिर एक और चीज होती है कि हाउ टू टैकल। कई दफा एक बहुत बड़ी एक और प्रॉब्लम होती है जो टैकल करना कई दफा मुश्किल हो जाता है, वो पिनाइल इरेक्शन होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जी सर ठीक कह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह। तो ये इनका आपने जिक्र करना है। उसके बाद ठीक है। आपसे अगर वो टेबल वाइवे में पूछेंगे सवाल ना, तो सबसे पहले वो पूछेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशंस इस्तेमाल होते हैं। जी सर। इसमें सर ग्लाइसिन यूज होता है, और हम्म। इसमें सोडियम क्लोराइड क्लोराइड यूज होता है, सॉर्बिटॉल यूज होता है, हम्म। और कुछ सेटअप्स में सर डेक्सट्रोज यूज होता है 5%। हम्म। तो आपको उसकी एब्जॉर्प्शन का पता होना चाहिए। कौन से फैक्टर्स वो अभी आपने बता ही दिए हैं कि हाइट 60 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, और जी सर। ड्यूरेशन। और हाइट 60 सेंटीमीटर। जी सर, ड्यूरेशन 1 आवर से ज्यादा हो सर। हाँ जी। और फिर आपने साइंस ऑफ ओवरलोड पे ध्यान रखना है। ठीक है। जी सर। जीए के सॉरी स्पाइनल के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सर इसमें इस कंडीशन पर्टिकुलर केस के अंदर स्पाइनल के एडवांटेजेस ये हैं कि हम अर्ली पिक कर लेंगे अगर फ्लूइड ओवरलोड हुआ तो। और उसके अलावा जो होगा, एयरवे की इन्वॉल्वमेंट जो होगी, वो एज कम्पेयर टू जीए जो होगा, डिफिकल्ट एयरवे अगर इनकेस हमें इनकाउंटर करना पड़ जाता है, या एयरवे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो जो होंगे वो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है, ओल्ड एज है जिस तरह इस पेशेंट के अंदर, तो उनकी क्योंकि रिस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन जो होते हैं वो अल्टर हुए हुए होते हैं, तो रिलेटिवली हम जो है स्पाइनल में एज कम्पेयर टू जीए जो होगा वो उसमें बेटर तरीके से करवा सकते हैं सर, प्रोसीजर जो है। स्पाइनल के लिए आपको लेवल कहाँ तक चाहिए। सर इसमें जो है T10 मिनिमम है। मिनिमम T10 तक चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द साइज और डिपेंडिंग ऑन द सर्जन के साथ डिस्कस कर लेंगे आप मुझे एक कि बात बताएं, किस हद तक। ये जो आपने यस जुमला सर। जी बोला है सर। मिनिमम, ये मिनिमम कहने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने नहीं मिनिमम सर, कहा तो ऐसे कहने आपने की जरूरत नहीं है। आपने मिनिमम कहा तो एक्चुअली आपने गलत आंसर दे दिया है। उसकी वजह ये जी है सर। कि सर्जरी तो प्रोस्टेट की हो रही है, तो प्रोस्टेट की तो जी सैक्रल सर। नर्व सप्लाई है, तो T10 क्यों चाहिए आपको। जी सर इसी तरह। T10 आपको क्यों चाहिए। सर वो ब्लैडर की अगर साथ इन्वॉल्वमेंट हो तो उस चीज को कवर करने के लिए, तो आप यही कहेंगे ना कि ब्लैडर को भी इवन डिस्ट्रीब्यूट करें। प्रैक्टिकली जो है क्या सेटल में नहीं लोग करवाते। जी सर करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आप मॉडिफाइड ये सेटल में। कहें, जी सर। तो ये आप मिनिमम कह के ना, अब आप एग्जामिनर को बैड इंप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है।
तो आप एक्चुअली बैड इंप्रेशन दे रहे हैं इस तरह ना, वो क्योंकि वो जी आप सर। उसको जरूरत नहीं है उसे कहें कि टी10 तक का लेवल चाहिए होता है बिकॉज जी ऑफ सर। इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि यूजुअली सर्जरी इज बीइंग डन इन सैक्रल एरिया, सैक्रल नर्व सप्लाई का एरिया है, लेकिन जी सर। जो ब्लैडर की डिस्टेंशन की वजह से आपको टी10 तक का लेवल की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। जी सर। बस ये है, तकरीबन ये सारी चीजें इसमें कवर हो गई हैं। आप जो अपने कंसर्न बताए ना, अपने जुमले को इम्प्रूव करें जी थोड़ा सर। सा। और ये क्लोज, जी कल सर। आपको मैंने यही बात बताई थी कि क्लोज एंडेड जुमले ना बोले। जी सर। क्लोज एंडेड जुमले के बाद आप फिर उसको कम, ऑप्शन नहीं होता उसको ऑप्शन। उसको कम, उसमें आप फंस सकते हैं। ठीक है। जी सर। स्पाइन, अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक और कॉम्प्लिकेशन का आपने जिक्र नहीं किया, वो जी क्या है? सर। वो ब्लैडर ब्लैडर परफोरेशन है। ठीक परफोरेशन। ब्लैडर परफोरेशन। जी सर। है। और पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, और वो भी होता है ना, इन्फेक्शन। वो जो इन्फेक्शन, और एक और पीयूआरपी क्या चीज पीयूआरपी होती है? जी जी, वो नहीं पीयूआरपी नहीं, वो सिंड्रोम। नहीं नहीं नहीं, डुआरपी सिंड्रोम नहीं कह रहा, वो तो बात कर ली है, तो ओवरलोड की वजह से हाइपोनेट्रीमिया ओवरलोड होता है, कॉन्शियस लेवल डिट्रेशन होती है। मैं ब्लैडर परफोरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी एक और, एक मिनट, ब्लैडर परफोरेशन, यस, स्पाइनल के अंदर अगर हाई लेवल अचीव हो गया, ठीक है, जी सर। तो आपको ब्लैडर की अगर परफोरेशन होगी ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगी। जी सर। तो इसलिए कैटेगोरिकली इसमें लेवल ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ठीक। रिगेट कर रहे होते हैं ना, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर फैक्टर होता है कि आपने उसकी उसकी ब्लॉकेड ना हो, क्योंकि अगर जी सर। ब्लॉकेड होगा तो मतलब लाइक ये कि डिसेंशन की वजह से ब्लैडर रप्चर भी हो सकता है। और तो जी सर। ये उसकी इरिगेशन जितनी हो रही है उतना फ्लूइड वापस आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। और इवन एब्डोमिनल आप एब्डोमिनल डिस्टेंशन को भी आप ऑब्जर्व करें जी सर। अगर आपको डाउट है। ठीक है। जी सर। अच्छा, इसके अलावा अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अब ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट। ये मुदस्सिर आपका एफसीपीएस है या एमसीपीएस है? डॉक्टर मुदस्सिर आप मौजूद हैं? FCBS। अच्छा, ये सवाल आपसे है। एक 35 ईयर्स की फीमेल है, माइस्थीनिया ग्रेविस की पेशेंट है, उसकी थैमेक्टमी होनी है। तो आप उसको, जी पहला सर। क्वेश्चन ये है कि आप इसको हाउ विल यू इवेलुएट दिस पेशेंट? सर सबसे पहले तो मैं उसकी हिस्ट्री लूंगा, उसमें कि वो कितनी मेडिसिन कितना ले रही है पर डे, और कितने साल से उसको है ये मसला मैस्टीनिया ग्रेविस। और सर और सर अगर आप अलाउ, ठीक है। जी जी एक मिनट मुदस्सिर एक भाई। मिनट जी एक मिनट उमर, इसको बोलने दो। जी सर। जी सर मैं खामोश सर PFTs आप, करवाऊंगा। अच्छा आप मेरी बात सुनो उमर, एक मिनट सॉरी। आपने, अब आपने जो डेफिशिएंसीज है वो आप नोट करते जाए, वो आपने भी बतानी है। जी मुदस्सिर, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, और और सर डिजीज ड्यूरेशन देखूंगा, और उसकी मेडिसिन देखूंगा कि फाइजोस्टिगमेंट डोज कितना ले रही है पर डे। ठीक है। और सर प्रीवियस कोई हॉस्पिटल एडमिशन की हिस्ट्री पूछूंगा विद वीकनेस। और और बस सर यही मेरे जहन में आ रहा है। जी उमर, improve the answer. Same question. How will you जी सर। evaluate this patient? 35-year सर ये female मुदस्सिर for भाई ने जी सर। hymectomy जी सर। जी सर with मुदस्सिर भाई ने अच्छा जवाब दिया है इसमें। सर एक दो चीजें right. ये बस हम अगर कर लें कि सर इसमें सबसे पहले वही है कि माय इवैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो हिस्ट्री में सबसे पहले इस डिजीज को प्रूव करने के लिए कि
अगर माइस्थेनिया का पेशेंट है तो आप ये कब इसको डायग्नोज हुआ था माइस्थेनिया, और जो है किस बेस के ऊपर डायग्नोज हुआ था, उसके बाद कि कौन सी दवाई ले रही है उसके लिए, कितने अरसे से माइस्थेनिया है, कौन कौन से मसल ग्रुप इन्वॉल्व हैं, सिर्फ आई इन्वॉल्व है या बॉडी के एक्सियल और दूसरे मसल भी इन्वॉल्व हैं, ये जरूर पूछना है सर इसमें, कि अगर इसको खाने पीने में दुश्वारी तो नहीं होती, और और उसके अलावा सर इससे ये पूछना है कि इसको सांस लेने में मसला तो नहीं होता, पहले पहले कभी वीकनेस के साथ जो है ये कभी हॉस्पिटल एडमिट तो नहीं हुई, और उसकी वजह से इसको देखो कभी अगर एडमिट हुई थी तो वार्ड में एडमिट हुई थी या आईसीयू में हुई थी, और सर इसके अलावा जो हिस्ट्री में कंसर्न वो थाइमस के भी हैं, और के थाइमस का अगर मैस है तो मैस से रिलेटेड ये स्पेसिफिक चीजें पूछनी है कि वो मैस जो है सर उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कॉज तो नहीं कर रहा, लेटते हुए कोई सांस बंद तो नहीं होती, रात के टाइम कोई सांस बंद तो नहीं होती, अगर और इसके लिए कोई इसको पहले डॉक्टर साहब ने कोई इन्वेस्टिगेट किया तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है तो वो भी देखेंगे। और सर जी सर। देखो मेरी बात सुनो, अब आप वही गलती, आप जी कल सर। वाली गलती रिपीट करो, इसको ट्राई टू इम्प्रूव इट। इस जी तरह सर। का लॉन्ग केस के अंदर ऐसी बात होती है, टेबल वाइवे में इतना टाइम नहीं होता इस तरह आंसर देने का। ठीक है सर। एग्जामिनर इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ठीक है, सर। आपने उसमें ये कहना है कि आई विल evaluate द पेशेंट severity ऑफ द डिजीज एंड organs involved। ठीक है, ठीक है ऑन सर। द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। आपने स्पेसिफिकली एक आपने ऑप्थेल्मिक बात करनी है, एक आपने बल्बर बात करनी है, एक आपने रिस्पिरेटरी बात करनी है। जी फोकस्ड, ठीक है सर। फोकस रहो। इतनी लंबी जी कहानियां सर ठीक सुनाओगे है। तो वो आप खुद ही भूल जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जी सर। और आपने रिट्रोस्टर्नल का लफ्ज नहीं बोला है, जो इसका है ही यही कि ये रिट्रोस्टर्नल, इसके अंदर आप समझ लें कि सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम जो होता है जी उसकी सर। पिक्चर होती है। ठीक है, जी सर। दूसरे आप ये जो इसकी होती है मायसीनिया ग्रेविस की सर्जरी, वो की किस तरह जाती है? सर मीडियम स्टेनोटॉमी अप्रोच से होती है, मैंने तो एक ही देखी हुई है, और दूसरी एक आपको और मैंने कल भी, लेप्रोस्कोपिक अप्रोच के पढ़ा आपने को था मैंने कल भी, कि। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ फिर दोबारा, कल आपको मैंने कहा था ना हर क्वेश्चन के अंदर आपने डिस्कस विद सर्जन का नाम लेना है, आप दोनों में से किसी ने नहीं लिया। जी सर, ये डिस्कस आपको, विद द ये सर्जन। आपको ख्वाब आएगा जी कि सर। इसमें किस तरह सर्जरी करनी है। जी सर। ये तो वैट्स के थ्रू भी जी होती सर। है, ये तो वीडियो जी सर। असिस्टेड थ्रेसोस्कोपिक सर्जरी जो होती है ये वैट्स की तरह भी होती है। हो सकता है कि उसको सर्जन को डबल ह्यूमन ट्यूब चाहिए। जी सर ठीक है। समझ आई? तो ये सारी जी बातें सर। आपने तरतीब से, आपको हर दफा ये याद रखें कि एक पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है, एक सर्जरी रिलेटेड फैक्टर है और एक डिजीज रिलेटेड फैक्टर है, फैक्टर्स है। ठीक है, जी तो ठीक है। 35 साल ठीक की है सर। फीमेल क्या प्रेग्नेंट हो सकती है? बिल्कुल हो फर्टाइल एज सकती ग्रुप है ना। है। तो आपने जी सर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर के अंदर ये बात का भी जिक्र करना है कि वी लुक इनटू कंसिडरेशन डेमोग्राफिक फैक्टर्स, स्पेशली पेशेंट मे बी प्रेग्नेंट। सो और एक और फर्टाइल एज ग्रुप से रिलेटेड एक बात और होती है, वो क्या होती है? या तो वो प्रेग्नेंट सर होगी या वो ब्रिज प्रेगनेंसी रोक रही होगी। तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए क्या चीज और होती है? ओसीपीज। ओसीपीज का एनेस्थीसिया से कोई ताल्लुक है? जी सर। जी अच्छा, दूसरी ये कि प्रोकोगुलेंट क्या, सर। क्या माइसीनिया ग्रेविस के अंदर दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज होती है? बीज बिल्कुल, रेमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, उसके अलावा और भी तो होती है। जी आप सर। इतना जो देखो, फिर मैं वही कह रहा हूँ, इतनी पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है, ये जुमला गैर जरूरी है, बहुत कॉमन होती है, कॉमन वॉमन नहीं होता। आपने मेटिकुलर देखो, ये हमारी आदत है हम लोगों की, वैसे अनइंटेंशनल आदत है कि हम कोई भी बात करते हैं तो उसके साथ ये गैर जरूरी लफ्ज यूज करते हैं। कोशिश ये करो जी सर। कि इसके लिए माइसीनिया ग्रेविस के लिए स्पेसिफिक आपके पास वर्ड्स हो। डिजीज सिवियरिटी जी। involving जी either सर। ophthalmic symptom, bulbar symptom, or respiratory muscles. So I will evaluate जी these सर। three things. For us, more important is bulbar because it will produce predispose for aspiration, and respiratory जी function सर। because the patient, if the disease duration is very high, patient is having coexisting pulmonary disease, and or patient is taking high dose of isostigmine or pyridostigmine, and patient is taking steroids, ये सारी चीजों की, स्टीरॉयड अगर ले रहा है तो आपको स्ट्रेस डोज रिप्लेसमेंट करनी है। उसके आपने जी पल्मोनरी सर। फंक्शन टेस्ट करवा के आप देखेंगे कि उसकी
रिस्पायरेटरी इनसफिशिएंसी तो नहीं हो रही, वाइटल कैपेसिटी देखते हैं ना। जी सर। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद और क्या चीज है? उसके बाद ये है कि आपने अप्रोच सर्जन के साथ डिस्कस करना है। सर्जन के साथ डिस्कशन आप लोग नहीं याद रहता आप लोगों को, जी सर। ठीक है। और उसके बाद आपने सिवियरिटी के अंदर एक और भी चीज उनसे कहें कि क्योंकि ये इलेक्टिव केस है, थाइरोइडक्टमी इज नॉट इमरजेंसी ना, तो क्या इसके जी सर। अंदर आपने कहना है कि आप उसको अगर पेशेंट की सिवियरिटी देखेंगे हो सकता है कि पेशेंट को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत हो, जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो बोलें। अच्छा, इमरजेंसी ये हो सकती है किस तरह कि अगर वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो, अगर वो जो जी सर। क्या उसको कहते हैं जो थाइमस है, इट इज क्रिएटिंग इतनी ज्यादा उसकी ग्रोथ हो गई है, या इट इज कॉजिंग सुपीरियर वेनल केबल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो या तो आपको हिस्ट्री उसकी इवैल्यूएशन के अंदर आपको कोई डिकम्पनसेशन के साइन मिले, या सर्जन के साथ आप डिस्कस करेंगे कि उसका क्या प्लान है और कितनी अर्जेंसी है, ठीक है। तो जी देखो सर। टेबल वाइवे में ये लंबी कहानियों का टाइम नहीं कि मैं उससे ये पूछूंगा, मैं उससे ये पूछूंगा, ये बताने की कोई तुक नहीं बनता। टेबल वाइवे के अंदर इस सवालों से बाहर निकलो। और मुदस्सिर, जी सर। आप सुन रहे हो, समझ आ रही है बात आपको? हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ आ रही सर, आवाज आ रही है। ठीक है। तो ये जुमला के आई विल टेक हिस्ट्री, आई विल टेक हिस्ट्री, ये सब टेबल वाइवे के आंसर नहीं है ये। We will evaluate the patient on the basis of history examination and investigation with history of any or decompensation, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि एनेस्थीसिया कंसर्न, तो आपने एनेस्थीसिया कंसर्न ये कि कोई एग्जिस्टिंग ऑटोइम्यून डिजीज, सो स्टीरॉइड प्रॉब्लम एंड ऑल द कंसर्न्स रिलेटेड टू स्टीरॉइड्स, patient having risk of aspiration because of bulbar involvement, patient might need post operative ventilation, so arrange HDU, ठीक है। और अगर जी उसको सर। रेस्पिरेटरी फेलियर है तो आपने प्री मेडिकेशन आपने उसको कॉशियसली देनी है, आपने उसको एस्पिरेशन प्रोफाइलैक्सिस देना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग का जो इफेक्ट है वो ऑल्टर्ड आएगा, जो सेक्सामेथोनियम है जी उसकी रेजिस्टेंस होगी, और अगर आप ज्यादा डोज देंगे तो फेज 2 ब्लॉक में जा सकता है। जो नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है उसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, तो यू हैव टू यूज जी सर। सिसएट्राक्यूरियम इन वेरी लो डोज, ओके। और in some circumstances you might don't need to have muscle relaxant for intubation even। आप उसको जी सर। डीप इनहेलेशनल में आप उसको डीप करके विद इंडक्शन एजेंट ही आप उसको इंट्यूबेट कर सकते हैं अगर उसकी डिजीज सिवियरिटी ज्यादा है, ठीक है। समझ आ गई? जी सर। हाँ जी। जी सर। ऑटोइम्यून डिजीज, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, बल्बर वीकनेस, रेस्पिरेटरी वीकनेस, ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर सिवियरिटी डिफरेंशिएशन between if the patient needs to have optimization, और ठीक, ये बातें, क्योंकि देखो टेबल वाइवे के अंदर आपके पास टाइम बहुत थोड़ा होगा, ये ही आप बातें आप 4 मिनट में आपकी खत्म नहीं होंगी, ठीक है। और इसमें कई दफा वो एक जी फजूल क्वेश्चन पूछते हैं जो इन लोगों को पता नहीं कहाँ से पता चल गया, तो वो बड़े को के बहुत खुश होते हैं। आइस पैक टेस्ट क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज आइस पैक टेस्ट? नहीं सर, ये नहीं पता। नहीं जी सर। मुदस्सिर। हम्म। नहीं सर, नहीं। नहीं पता सर। इसमें ये मेरे से ही पूछा गया था सवाल, जो अपने सवाल पूछे गए होते हैं वो भूलते नहीं है। उसमें करते ही है कि बर्फ लेके आई के ऊपर रखते हैं, तो होता ये है कि जो एंटी कोलिनेस्ट्रेज है ना, जो सॉरी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है जो कि एसिटाइल जी कोलिन को सर। ब्रेक डाउन कर रहा होता है, वो इनहिबिट हो जाता है। जब वो इनहिबिट हो जाता है तो एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ऑप्थेल्मिक सिम्टम्स इंप्रूव कर जाते हैं। ये है जी आइस पैक टेस्ट। और जो दूसरा है वो हाँ, जी टेंसिलॉन है सर, वो तो आपका टेंसिलॉन है। टेंसिलॉन जी टेस्ट है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन कोलिनर्जिक एंड क्राइसिस, ठीक है। सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन आप बताओ उमर। एक जी पेशेंट है, सर। उसकी जी सर। नोन केस है स्कोलियोसिस का, तो उसकी जी उसकी सर। करेक्टिव सर्जरी होनी है। तो उस पेशेंट को आप कैसे इवेलुएट करेंगे, उसके अंदर क्या कंसर्न होंगे इसको एनेस्थीसिया देने में? जी सर। सबसे पहले सर एक मिनट इसमें ए, ए, सिवियरिटी ऑफ एक मिनट एक डिजीज है। मिनट एक मिनट मुदस्सिर और मौजमा,
आप दोनों इनके आंसर को गौर से सुने और मैं आपसे एंड पे पूछूंगा कि इसने क्या चीज मिस की है। आपके पास ठीक है 4 मिनट है जी, बिस्मिल्लाह। जी सर। स्कोलियोसिस। सर इसके कंसर्न्स प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव होंगे। प्री ऑपरेटिव में सर स्कोलियोसिस में कि अगर हम देखेंगे स्कोलियोसिस की सेवेरिटी कितनी है और ये कार्डियक और रिस्पिरेटरी फंक्शन को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और अगर जो इससे पहले ऐसी कोई सर्जरी हुई है इस बारे में कि नहीं हुई, और अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है किसी मसले के लिए तो वो कितनी ले रहा है। फिर सर इंट्रा क्या ऑपरेटिव के अंदर जो होगी, स्कोलियोसिस की इटियोलॉजी की कोई इंपॉर्टेंस है? जी सर स्कोलियोसिस की है, एटियोलॉजी की है इंपॉर्टेंस। क्या इटियोलॉजी हो ये सकती है? सर टीबी की वजह से हो सकती है ना, टीबी की वजह टीबी से की भी हो वजह से? सकती है, और कंजेनिटल, वो पॉट डिजीज सर कंजेनिटल? वो जो बनती है, सर। कंजेनिटल। जी सर। अक्वायर्ड और न्यूरोमस्कुलर हो सकती है। जी, कंजेनिटल भी हो सकती है जी सर। मस्कुलर और एक्वायर्ड हो सकती है। एक्वायर्ड की क्या कॉजेज होती हैं? एक्वायर्ड में सर अच्छा, क्या इसकी एसोसिएशन न्यूरोमस्कुलर डिजीज से हो सकती है? जी सर, ड्यूशेन जी सर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ, ड्यूशेन के साथ हो तो सकती है। ये एग्जामिनर आपको यही समझेगा कि इसको पता ही नहीं है कि स्कोलियोसिस है क्या। ठीक है, जी सर। जी ठीक है। तो आपने और इटियोलॉजी और जी सर। इसके अंदर आपने वैल्यूएशन के लिए और इम्पोर्टेंट क्या चीज, एक तो उसके सिम्टम्स आपने बता दिए, क्योंकि अगर उसको कंजेनिटल है स्कोलियोसिस और उसकी वजह से उसकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न आ सकता है, उसकी लंग्स की मेच्योरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और जी उसकी सर। वजह से अगर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक तो उसके मैकेनिकल फंक्शंस कम होंगे, और क्या चीज डेवलप होती है एसोसिएटेड इसमें फिर? सर इसमें वो रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज के साथ पेंट अप सिक्रीशंस और पोस्ट ऑपरेटिव एटिलेक्टिस और निमोनिया हो सकते हैं। ओके ओके सर। नहीं, ये आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक दफा प्लीज। अगर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो तो उसके अंदर जी एक तो सर। आपकी मैकेनिकल प्रॉब्लम हो रही है ना, कि लंग्स वेंटिलेट नहीं होंगे सही तरह, छोटे टाइडल वॉल्यूम होंगे, हाइपोक्सिया भी इवन डेवलप हो सकता है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के पैटर्न में। ठीक है, एयरवे जी प्रेशर्स सर। ज्यादा आएंगे, अगर आप उनको करेंगे तो न्यूमोथॉरक्स होने का खतरा होगा। आप समझेंगे टाइट लंग है ना ये। ठीक है, जी सर। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में एक और चीज डेवलप हो जाती है अल्टीमेटली, वो क्या चीज है? The cardiac complications. पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जी सर, ठीक। ठीक है, जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, जी सर, ठीक। जी सर। तो ये सारी चीजें देखो, जब वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये वो या आपसे पूछेंगे सिवियरिटी को कैसे देखेंगे, या आपसे पूछेंगे एवेल्युएशन कैसे करेंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिस इसमें ये आप जहन में रखें कि वो इवन अगर आपसे ये भी पूछे ना कि इस पेशेंट को आप कैसे एनेस्थीसिया देंगे, तो हो सकता है वो एवेल्युएशन का लफ्ज नहीं बोलेंगे, तो भी आपने एवेल्युएशन ही बतानी है कि पहले आप उसको जी सर। एवेल्युएट करके देखेंगे कि भाई उसमें कितनी प्रॉब्लम है। और आपको एक जुमला अभी जी तक, सर। एक मैं अभी चीज मैंने इंटेंशनली मिस की है, वो क्या चीज है जो कि आपने जरूर बोलनी है? सर्जन के साथ, सर्जन के साथ वो डिस्कशन वाली सर। सर डिस्कशन, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक स्कोलियोसिस की क्या चीज होती है जो देखते हैं? कॉब्स एंगल सर। कॉब्स एंगल। जी सर। ठीक है, रेडियोलॉजिकली कॉब्स एंगल। वो हो सकता है आपको पेपर पकड़ा के कहें कि कॉब्स एंगल कैसे मेजर करते हैं, वो उसकी पिक्चर देख लो, मुझे तो कभी याद नहीं हुआ, और एक्चुअली इट्स नॉट योर तो जॉब। मैंने दिस हैज टू बी 2 दफा याद डिस्कशन, करके भूल गया। डिस्कशन विद द सर्जन, हाउ मच जी इज द सर। कॉब्स एंगल, how what is the etiology, if there is involvement of neuro as if the result is because of any trauma, तो ट्रॉमा के जी सर। कंसिडरेशंस हो सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर आपने रूल आउट करनी है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, बिकॉज दिस विल जी सर। इफेक्ट द एनेस्थीसिया मैनेजमेंट। ठीक है, उसके जी बाद सर। ये सारी चीजें तकरीबन हो गई हैं। अब आपने इस पेशेंट को प्रिपरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इसकी सर्जरी की परफॉर्मेंस के अंदर 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप नाम लें, वो क्या होंगे? सर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, कार्डिक कार्डिक इवैल्यूएशन, नहीं ईसीजी, नहीं, एकोकार्ड। इंट्राऑपरेटिवली। इंट्रा ऑपरेटिव, अच्छा सर इंट्रा ऑपरेटिवली इंट्राऑपरेटिव ठीक है, आप बोलना पोजीशन चाहते हैं बोलें। जी जी, बोलो मुदस्सिर। पोजीशन रिलेटेड हो सकते हैं सर, क्योंकि क्या प्रोन पोजीशन? पोजीशन बननी है। एक हो गई बात, और और सर
और सर इसमें वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, वेंटिलेट करना इशू होगा स्कोलियोसिस की दो वजह बातें हो से। गई और आगे चलो। उसके अलावा सर इसके अंदर आप न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हम कोशिश करेंगे कि टीवा रेमिफेंटेनिल और प्रोपोफोल पे मेंटेन करें, क्योंकि एसएससीपी मॉनिटरिंग लगाई जा सकती है इसके अंदर। और सर इसके अलावा ब्लड लॉस का इशू एक हो सेकंड सकता है इसके अंदर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या सिर्फ सोमैटोसेंसरी वर्क पोटेंशियल करते हैं? सर मोटर वो पोटेंशियल भी देखने हैं तो सर। आपने क्यों एसएससीपी बोला है? सर वो रिफ्लेक्सली बोल दिया, मोटर ठीक है, मोटर वर्क वर्क पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए तो या इसके ये लिए वर्क भी ज्यादा पोटेंशियल। खूबसूरत लफ्ज है न्यूरो मॉनिटरिंग, कि इसमें न्यूरो जी मॉनिटरिंग न्यूरो करने की जरूरत होगी। तो यू जी माइट सर। नीड नॉट टू गिव मसल रिलैक्सेंट। जी एक सर। बात होगी। और इसके अलावा प्रोन, और अभी तक की बात है, प्रोन पोजीशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, न्यूरो मॉनिटरिंग जी सर, और ब्लड क्या? लॉस सर, ब्लड लॉस, ब्लड लॉस। और और टेम्परेचर और सर मॉनिटरिंग। टेम्परेचर मॉनिटरिंग। सॉरी, टेम्परेचर मॉनिटरिंग और टेम्परेचर मॉनिटरिंग क्या हर पेशेंट में नहीं करनी होती मौजमा? उसके लिए से स्कोलियोसिस का पेशेंट होना जरूरी है? सर पर these are prone for hypothermia, spinal surgery, ओके। और अभी एक दो इम्पोर्टेंट बातें और होंगी। wake up test. Sir, there is a wake up देखो test of अगर न्यूरो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है वो वेकअप टेस्ट करें। तो वेकअप टेस्ट के रिलेशन में आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, आपने सिक्वेले के लिए रेडी रहना है, ठीक है? उसके अलावा सोचो जरा, हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया नहीं कहेगा सर्जन? जी सर, बिल्कुल हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया। जी तो सर। हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया के कोई आपको रूल आउट करना होगा कि कोई हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, ठीक है? तो जब आप हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया की बात करेंगे तो आपको इंट्रा आर्टीरियल मॉनिटरिंग की भी बात करें, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि प्रोन पोजीशन के अंदर आर्टीरियल लाइन लेनी भी मुश्किल होगी, और इवन आपको अगर एबीजीज करने पड़ते हैं तो वो भी प्रॉब्लम होगी। तो इट इज बेटर टू हैव आर्टीरियल लाइन, जी सर। ठीक है? उसके बाद जब हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया होता है या ब्लीडिंग का खतरा होता है, तो क्या 2-3 ऑर्गन होते हैं जिनकी परफ्यूजन को आपने ध्यान रखना है? ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है। किडनी इसके अंदर नहीं आप सर, ब्रेन और हार्ट ब्रेन, वो तो मेन है ना सर। बिल्कुल ब्रेन और हार्ट तो है ही है ना, लेकिन ब्रेन और हार्ट के अलावा किडनी, मुझे बताएं कि ब्रेन और हार्ट और किडनी की ऑटो रेगुलेशन में एक बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले मतलब जब हाइपोटेंशन होती है तो सबसे पहले किस ऑर्गन पे इफेक्ट होता है? सर वो किडनी। जी सर। किडनीज पे, सर ठीक है? किडनी का 80 to 180 होता है ऑटो रेगुलेशन इन आर्टरी जी प्रेशर। सर, ठीक किडनी है, होगा ना 80 to 180। तो आप यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे, ठीक है? ठीक सर। और उसके बाद आपने टीवा टीसीआई का जिक्र किया था। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसी में आपसे वो क्रिटिकल, क्योंकि हर टॉपिक के अंदर ना कोई एक वो क्रिटिकल इंसिडेंस पैदा करते हैं। तो अब जो कौन बताना चाहेगा वो हाथ खड़ा करे, फिर बताए वो कि इस पेशेंट की ट्यूब डिसलॉज हो गई, अब क्या करेंगे? स्पाइन सर्जरी हो रही है या वेकअप टेस्ट ही आपने किया था, ट्यूब डिसलॉज हो गई है, अब क्या करेंगे? जी, कौन बताएगा? सर सर्जन को इन्फॉर्म करेंगे, बैग और और स्टॉप करेंगे, कॉल फॉर हेल्प करेंगे, बैग मास वेंटिलेशन करेंगे, और एक सुप्राग्लॉटिक। सेकंड एक सेकंड, आप मरीज को स्वैप कर रही है ओपन, उसको उल्टा कर देंगे, सीधा कर देंगे यानी कि? नहीं सर, प्रोन पोजीशन में ही करने की कोशिश करेंगे, या सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस इंसर्ट करके उससे वेंटिलेट करने की कोशिश करेंगे। वेरी मीनवाइल गुड। सर्जन को कहेंगे वाइंड अप करे, और ताकि पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लाके डेफिनेटिव एयरवे कंट्रोल कर सकें। एक स्पाइन ओपन हुई हुई है, क्या उसको सीधा किया जा सकता है उस वक्त? नहीं सर, उस वक्त तो नहीं, लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल वो अपनी सर्जरी को कंप्लीट करे या वाइंड अप करे। तो इसलिए इसके अंदर जो कंसर्न है ना, उसके अंदर ये चीज आपने कैटेगोरिकली प्रोन पोजीशन के अंदर जरूर बतानी है कि इसके अंदर ट्यूब की फिक्सेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि ट्यूब डिसलॉज होने का खतरा ना हो। प्लस और एक कौन सी ऑर्गन होता है जिसका प्रोन पोजीशन में ख्याल रखते हैं? 2-3 और प्रोन पोजीशन के बारे में ही बात बता दें।
कौन कौन से ऑर्गन्स को देखना होता है? फिर आईज को देखना होता है और और वेंटिलेशन को देखना होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स abdomen को कंप्रेस ना हो, इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस ना हो। इसके लिए एक स्पेशल टेबल होती है जिसके एब्डोमेन ओपन होता है, ठीक है, और एक्चुअली एब्डोमेन उस वहां से हैंग कर रहा होता है एक्चुअली, ठीक है। और जो हेड को रखने के लिए रिंग होता है, जेलीज होती हैं जिसकी वजह से हो, लेकिन स्टिल आई के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर ना भी हो तो हाइपोटेंशन की वजह से इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हाइपोटेंशन। और उसके बाद ये कि इन इन सर्जरीज के अंदर अक्सर औकात रिसेंट डेज में एक चीज दी जाती है ब्लड की ब्लीडिंग को रोकने के लिए। वो कौन सी चीज होती है? जी उमर जी 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 मैं मौसम आप बता दें अगर आपको आता है। ट्रांसएग्जामिक एसिड। वेरी गुड। ट्रांसएमिक एसिड से क्या प्रॉब्लम हो सकती है आई से रिलेटेड? सर रेटिनल ब्लड सप्लाई जी हैम्पर हो सकती है। मतलब बेसिकली देखो, जो ट्रांसएमिक एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मुदस्सर क्या होता है ट्रांसएमिक एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? इनहिबिट करेगा अब, ये सर एंटी थ्रोम्बोलाइसिस को रोकता है। एंटी फिब्रोलेटिक। एंटी फिब्रिनोलिटिक। तो एंटी फिब्रिनोलिटिक कौन सी चीज होती है? अगर क्लॉट बन गया तो क्लॉट ब्रेक नहीं होगा। एंटी फिब्रिनोलिटिक कौन सी चीज होती है जो फिब्रिन को तोड़ती है? प्लाज्मिन है ना सर, हाँ जी। प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मिन, प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मिन कन्वर्शन ब्लॉक करता है तो ना टीपीए को सर, टीपीए इसको के ब्लॉक करती है, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मिन जिन के एक्टिवेशन को रोकता है, तो इस तरह ये एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इट्स इटसेल्फ ट्रांसएमिक एसिड इज इटसेल्फ अ कॉज ऑफ ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस फॉलोइंग स्पाइन सर्जरी इन प्रोन पोजीशन, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से ये तो आपने यू हैव टू बी कॉशियस, आपने इसलिए आपने वाइटल ऑर्गन्स की परफ्यूजन आपने उस वक्त आई का जिक्र नहीं किया, आपने ब्रेन और उसकी बात की है। मैंने इंटेंशनली मैं एक्सपेक्ट करा था कि शायद आई के बारे में बोलेंगे। आई सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉरी, आई की वेल बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और इन एडिशन टू, जब आप अगेन के पोजीशन रिलेटेड जब भी आपने बात बतानी है ना, तो आप पहले 2 स्टेप्स में आप उसको डिवाइड कर लें। एक होता है उसको उसको क्रिएट करना, और एक उसको रिवर्स करना। तो इसके अंदर आपको एडिक्वेट मैन पावर चाहिए, और आपने ध्यान रखना है सारे जॉइंट्स डिस्लोकेट हो सकते हैं, नेक में इंजरी हो सकती है, आई में इंजरी हो सकती है, सारी आपने चीज़ों को आपने इसमें कंसिडरेशन में रखना है। अच्छा, उसी में ही अगला क्वेश्चन उसमें यह है कि आप से ऑक्सीजनेशन नहीं मेंटेन हो सकी, ट्यूब डिसलॉज हुई थी, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो गया प्रोन पोजीशन, या फॉर एनी अदर रीजन पेशेंट का प्रोन पोजीशन में कार्डियक अरेस्ट हो गया, क्या करेंगे? सर। प्रोन पोजीशन में कार्डियक कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। और जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रॉब्लम होती है टेबल, ठीक है ना। इस टेबल के अंदर जी सर। ये करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर पेशेंट की जो रिससिटेटिव एफर्ट्स फ्यूटाइल हो रही हैं, तो आप सर्जन को कहेंगे कि वो ओपन कर दे और डायरेक्ट ओपन कार्डियक मसाज करें, जी सर, ठीक। ठीक है। तो मतलब इट्स अ नाइटमेयर एक्चुअली। खुदा ना खास्ता इस पेशेंट का प्रोन पोजीशन के अंदर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो गया मरीज आपके लिए। बहुत बहुत लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोन पोजीशन के अंदर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये है जी प्रोन पोजीशन, ये है स्कोलियोसिस। आपको किडनी की मॉनिटरिंग करने के लिए आप यूरिन आउटपुट भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा एक मेडिकेशन होती है जो रीनल प्रोटेक्टिव होती है, इसको क्या कहते हैं? मेडिकेशन हाँ, एक फिनोल्डापैम, फिनोल्डोपैम भी है, यस यू आर राइट। रीनल परफ्यूजन को मेंटेन रखना है। एन-एसिटाइलसिस्टीन, एन-एसिटाइलसिस्टीन, एन-एसिटाइलसिस्टीन जो है वो दी जाती है इवन कंट्रास्ट इंड्यूस न्यूरोपैथी को भी प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। एन-एसिटाइलसिस्टीन आप कभी आईसीयू में यूज किया है आप लोगों में से किसी ने?
किस नहीं सर, नाम से मैंने आता है नहीं use जी? नहीं सर, कभी नहीं किया। एक मिनट मौजमा, सोचो जरा, ये क्या चीज होती है एन-एसिटाइलसिस्टीन? फिर वो सर। म्यूकोलेटर साचेस होते हैं शायद, जो हाँ जी, तो म्यूकोलेटर साशे। जो उमर, पीरियड्स। आपने मुदस्सिर और जी उमर, सर, आपने कभी म्यूकोलेटर साशे नहीं यूज किया? जी जी वैसे आप लोगों की अजमत को सलाम नहीं है? ठीक जी है। सर। खुद आप लोगों को अपनी अजमत पे सलाम करने का दिल चाह रहा है या नहीं? जी सर, 4 है। ठीक है, इसलिए देखो, छोटे छोटी प्रैक्टिकल चीजों को कोरिलेट करो। ये वाइवा ना किताबों में, ये आप मुझे बता दो ये किस किताब में लिखी हुई है ये बातें, मुझे भी बता देना। और ये यही चीजें हैं कि जो आपको बतानी है, और आपने सेफ रहना है। आप उसके अंदर जब आपको कह रहे हैं ना प्रोन पोजीशन, तो आप उनको ये कार्डियक अरेस्ट और ये इसकी बताने का पहले ही आप उनको बता दें कि इस पेशेंट के इस प्रोन पोजीशन के अंदर रिससिटेशन, कोई भी डिसलॉज ट्यूब की डिसलॉजमेंट हो जाए तो पेशेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आइडियल सिनेरियो में टेबल, उसकी स्पेशल टेबल होती है, उसका पता नहीं जैक्सन टेबल क्या नाम होता है, मुझे नाम नहीं पता उसका। उसका एब्डोमेन फ्री होता है, होल होता है उसमें ना। तो वो बेसिकली उसके अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, रैपिंग की हुई होती है। वो इस तरह की टेबल नहीं होती, वो इस तरह का सिस्टम नहीं होता कि अपने के अंदर ही वो उसके नीचे वो तकिए रख के और एब्डोमेन को जबरदस्ती बीच में इतने बड़े एब्डोमेन को ओपन रखने की कोशिश नाकाम की जा रही होती है, वो फिर भी कंप्रेस हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया जी आपकी स्कोलियोसिस की सर्जरी। ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं। नॉर्मल वोलेमिक एंड हाइपर वोलेमिक हीमोडाइल्यूशन का जिक्र आ सकता है। एक और चीज होती है ब्लड कंजर्वेशन के लिए, पाकिस्तान में अवेलेबल शायद नहीं है, वो क्या चीज होती है जिससे ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज में एक वो भी शामिल होती है, वो क्या नाम होता है उसका? सेल सेल्वेज। सेल सेल्वेज। ठीक है, तो सेल सेल्वेज, सेल सेवर जो होता है, उससे आप जो ही पेशेंट का जो ब्लड होता है उसी को ही करके, और उसके अंदर सिवाय उसकी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं एक तरह से, अगर मैलिग्नेंसी हो, फीकल मैटर हो, एमनियोटिक फ्लूइड हो। ठीक है, तो आप उसके लिए फिर आप 2 सेक्शंस यूज करें, एक क्लीन ब्लड के लिए और एक एमनियोटिक फ्लूइड के लिए या उसके लिए। ठीक है ना, तो उसके अंदर फिल्टर्स होते हैं, स्पेशल फिल्टर्स होते हैं जो फिल्टर करके करते हैं। और इसके अंदर सिर्फ आरबीसीज होते हैं, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स और वो दूसरी चीजें नहीं होती। ठीक है, तो मतलब लाइक ये कि इट्स नॉट अ वेरी गुड, इट्स नॉट 100% रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड, लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं इसमें ना, सेल सेवर के जरिए। ठीक है, तो ट्रांसएमिक एसिड हो गया, हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया हो गया, टीसीआई हो गया, न्यूरो मॉनिटरिंग हो गई। अब वहां पर जो उनकी की में होगा ना, वो आपसे न्यूरो मॉनिटरिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी न्यूरो मॉनिटरिंग की जाती है। वो इवोक पोटेंशियल्स हैं, सेंसरी है, मोटर है, ऑडिटरी, ब्रेन स्टेम ऑडिटरी, ब्रेन स्टेम क्या नाम है उसका, ऑडिटरी इवोक पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, और बस यही चीज है। तो मेरे ख्याल आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह फिर कल कुछ और सिनेरियोस कर लेंगे, इनको ना प्रैक्टिस कर लें। स्कोलियोसिस के अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस कल कर लेंगे फिर जी। सॉरी सर, आपको कल का फिर टॉपिक बता दें, वो फिर रीड कर लेंगे। वाइवा जो है ना बेटा जी, इस टाइम पे तो आपका सरप्राइज बच्चों, आपको याद है छोटे बच्चों का होता है 5वीं क्लास में भी अब सरप्राइज टेस्ट होता है, तो अब और अभी वाइवा। टाइम है। हाँ जी, ये आप ऐसा करो कि जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो। रूमेटाइड जी आर्थराइटिस कर लेंगे, जीपी सिंड्रोम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चले, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम।